नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी खबर अखबार पर नजर और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। बताएंगे आपको आज कौन सी सुर्खियां छाई हुई हैं और किस न्यूज़पेपर ने उन्हें तरजीह दी है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की और बताते हैं आपको आज कौन कौन सी हेडलाइंस हैं अखबारों में। तो चुनावी बयान और खबरों की भरमार जिस तरह से हम देख रहे हैं और लगातार हमारे अखबारों पर ये नज़र बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ खास रहेगा। तो हर पल की खबर हम आपको दिखाएंगे, हर अखबार की खबर आपको समझाएंगे। और वही खबर जिस तरह से लगातार चर्चा में रही है चारुल, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सनातन का अपमान करने वालों को सम्मानित कर रहा है INDIA, ये मोदी कह रहे हैं। दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। PM मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA सनातन का अपमान करने वालों को सम्मानित कर रहा है और उन्होंने कहा कि प्रमुख नेताओं ने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया था, लेकिन इंडी गठबंधन उन्हें महाराष्ट्र आमंत्रित करता है और सम्मानित करता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने ये कहा है कि 2 चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस और INDIA गठबंधन 2 सेल्फ गोल कर चुके हैं और ये हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर INDIA सनातन का अपमान करने वालों को कर रहा है सम्मानित, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। सबसे अहम चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का जिक्र एक बार फिर से करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और इस खबर को प्रमुखता दी गई है। फ्रंट पेज पर इसे छापा गया है। अब देखिए, सबसे अहम चीज है कि चुनावी दौर है और ऐसे में सनातन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वो जिक्र करते हैं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अंसारी तो पहुंच जाते हैं। इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के कहा जा सकता है कि पक्षकार थे, वो कहते हैं कि इकबाल अंसारी तो पहुंच जाते हैं लेकिन कांग्रेसी नहीं पहुंचते हैं। और कांग्रेस ने जिस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन का या रामलला की स्थापना का बहिष्कार किया था या फिर नहीं पहुंचे थे, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि क्योंकि सनातन इस वक्त चर्चा में है और कुल मिलाकर जो अयोध्या में मंदिर बना है जो कि 500 वर्ष के बाद अब पूर्ण हो पाया है और ऐसे में कहीं ना कहीं 500 सालों के बाद इस बड़े काम को करना, जाहिर सी बात है सनातन को यहाँ पर अब टारगेट भी किया जा रहा है। और कांग्रेस की तरफ से भी देखें चारुल, तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बयानबाजी किए जा रहे हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कर्नाटक की हम बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर ये कह दिया गया है कर्नाटक CM की तरफ से कि अब OBC कैटेगरी में मुसलमानों को भी शामिल कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब 2 धड़े बट गए हैं। बीजेपी जहाँ सनातन का प्रचार कर रही है तो वहीं कांग्रेस ये समझ चुकी है कि उन्हें सनातन से थोड़ा दूर रहना है और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन देखिए, कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही है और ना ही साथ दे पा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि आखिर किसने दरवाजे खुलवाए थे राम मंदिर के, तो वो जिक्र करते हैं राजीव गांधी का। ऐसे में आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ऐसी है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड विपक्षी पार्टियां खेलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर वो हार्डकोर हिंदुत्व पर आ जाती हैं जिस पर बीजेपी तो है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं छिटक ना जाए। ऐसे में किसी एक राह पर ना होने का नुकसान भी विपक्षी पार्टियों को होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए बीजेपी खुलकर विरोध भी कर रही है और निशाना भी साध रही है विपक्षी पार्टियों पर, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर रामनवमी पर। आपको याद होगा कि अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कहा जा सकता है, आपको याद होगा कि यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई थी ममता बनर्जी की ओर से और पुलिस की ओर से कहा गया था परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन कोर्ट की ओर से जब परमिशन मिल जाती तो ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन ये साफ किया गया है इंडी गठबंधन की तरफ से चारुल, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर ममता बनर्जी भी एक तरह से प्रचार कर रही हैं, अगर वो रामनवमी पर राम भगवान की यात्रा निकालने के लिए मना करें तो अब जाहिर सी बात है एक मैसेज तो देने की कोशिश की जा रही है। संदेश ये जा रहा है कि हम एक विशेष धर्म के प्रति ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं, बल्कि जो सनातन है उससे कहीं ना कहीं थोड़े से विमुख हमें दिख रहे हैं इंडी गठबंधन के सभी दल। और अगर आप बात करेंगे अखिलेश यादव की, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया था लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते थे कि वो कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है।
अखिलेश यादव का तो एमवाई फैक्टर पर एक प्राइम फोकस पहले से ही रहा है और इसीलिए कहा जा सकता है। देखिए, जब बात विपक्षी पार्टियों की आती है तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है सनातन पर, लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे मौके आते हैं जहां पर वो ये दिखा सकते हैं कि सनातन का उतना ही सम्मान है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वो गाहे बगाहे इधर उधर हाँकने लगते हैं बगले। तो अब ऐसे में आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करने वालों को इंडिया गठबंधन सम्मानित करने का काम कर रहा है, और इसीलिए वो जिक्र करते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में इकबाल अंसारी तो आ जाते हैं, जो कि कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जिन्होंने विरोध किया था बाबरी मस्जिद कमेटी के पक्षकार जो थे, लेकिन कांग्रेस नहीं आती। हालांकि देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो देश का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में समझने वाली बात यह होगी कि आखिर ये जो निशाना साधा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंच से लगातार विपक्षी पार्टियों का, क्या ये मुद्दा जो है जनता के मन में घर कर पाएगा? क्योंकि अभी हाल में जो वोटिंग हुई दूसरे चरण में, उसमें रैलियों में जो भीड़ देखने को मिल रही थी उतनी पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल, और चारुल, ये आंकड़ा कम होता जा रहा है। ये आंकड़ा आप देखिए कि पहले फेज में भी कम था। अगर हम 2019 की बात करते हैं, सेकंड फेज अभी चुनाव हुए हैं, उसमें भी ये आंकड़ा काफी कम है। यानी उस तरह से जनता का रुझान नहीं हो रहा है, या फिर यूं कहें कि ऑप्शन उन्हें कोई और दिख नहीं रहा है। तो जितने लोग बाहर निकल रहे हैं वो वोट कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ कहीं ना कहीं एक असंतोष इस वक्त देश में हम कह सकते हैं कि जितनी रैलियां हो रही हैं और जितना प्रचार हो रहा है उतना समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सनातन एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और हम देख रहे हैं कि लगातार पहले फेज की जब वोटिंग हुई तब कुछ और मुद्दे थे, दूसरे फेज की वोटिंग में हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से टारगेट किया गया कुछ बातों को लेकर, और अब तीसरे फेज की तैयारी एक तरह से बीजेपी कर रही है और ये बड़ा टारगेट वो कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कौन सी और खबरों को प्रमुखता दी गई है? कश्मीर में अब पत्थर फेंकने की हिम्मत किसी की नहीं है, नक्सलवाद भी उखाड़ फेंकेंगे, ये अमित शाह कह रहे हैं। अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है, पेज नंबर 6 पर इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने पर आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय कोई भी पाकिस्तान से घुसपैठ कर सकता था और धमाके कर सकता था, लेकिन अब पिछले 5 सालों में कश्मीर में कोई पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करता है। तो शाह ने कल गुजरात में जब रैली कर रहे थे चारुल, उस वक्त ये बात कही थी, और कांग्रेस और आम आदमी पर भी वो जमकर बरसे हैं, निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि उन्हें अर्बन नक्सल समर्थक करार दिया है। तो भरूच में जहां कांग्रेस और आप ने गठबंधन किया है, इसी को लेकर वो निशाना साध रहे थे। साथ ही कश्मीर में जिस तरह से बात की जा रही है स्टोन पेल्टिंग की, कि अब पत्थर नहीं फेंक सकता है कोई वहां पर, और अगर किसी ने हिम्मत की तो उसे उखाड़ फेंका जाएगा। और नक्सलवाद को लेकर भी साफ तौर पर ये कहा कि नक्सलवाद भी उखाड़ फेंकेंगे। तो अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। बिल्कुल, देखिए वो दौर आपको याद होगा गीतू, जिस दौरान घाटी में घाटी में सेना जब होती थी तो वहीं के युवा जो थे वो पत्थर बरसाते थे, और ऐसे में सेना मजबूर थी और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो अपनी ही देश के, अपनी ही घाटी के युवा थे जिन्हें कहा जाता था कि राह भटक गए हैं। अब ऐसे में आज स्थिति इतनी बदल चुकी है घाटी में कि इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह भी करते हैं और कहते हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है जो सेना पर पत्थर बरसा सके। बिल्कुल चारुल, और ये खबर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अमर उजाला अखबार में इस खबर को यहाँ तरजीह दी गई है। कश्मीर में अब पत्थर फेंकने की हिम्मत किसी की नहीं है, नक्सलवाद भी उखाड़ फेंकेंगे। शाह जो है साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं, जब उनकी सरकार बनेगी तो वो किस तरह का रुख अपनाएंगे नक्सलवाद को लेकर और स्टोन पेल्टर्स को लेकर, और कश्मीर को लेकर जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, पीडीपी ने जब महबूबा मुफ्ती ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हम धारा 370 को फिर से लागू करेंगे, और एक तरह से एक नई जंग उन्होंने इस तरह से घोषणा पत्र में डालकर शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि महबूबा मुफ्ती का वो बयान याद होगा जो तिरंगे को लेकर उन्होंने दिया था कि यहाँ पर तिरंगे को लेकर, देखिए आपको याद होगा लाल चौक पर तिरंगा फहराना, आप स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स रही है। और अपने ही देश में आप सोचिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने महज
राजनीति के लिए जम्मू कश्मीर को जिस तरह से अलग रखा था देश से, और वहां पर 370 होना खुद इस बात का सबूत था कि कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस तो था, लेकिन आप देश का हिस्सा नहीं मान रहे थे। लेकिन 370 हटने के बाद विकसित हुआ है कश्मीर। घाटी में फिजाएं जो हैं वो बदल चुकी हैं। पहले जहां पर गोलियों की गड़गड़ाहट रहती थी, आज वहां पर विकास की आवाजें सुनाई देती हैं। इस तरह से तस्वीर जो है वो बदली, और ऐसे में ही कश्मीर का जिक्र करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, कहते हैं कि आज किसी की हिम्मत नहीं है पत्थर बरसाने की, नक्सलवाद को भी खत्म किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने आश्वस्त हैं कि घाटी तो बदल चुकी है, और ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश में आएंगी। ललकारते यहां से पाकिस्तान को भी हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हौसले भी बढ़ाए थे। अब ऐसे में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान समेत कोई भी देश भारत पर आंखें उठाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में भारत आज है। बिल्कुल। और ये देखिए, जिस तरह से लगातार ये चर्चा होती रहती थी कश्मीर को लेकर, अब वहां पर चुनाव भी होंगे, जो फिजा है वो काफी बदली हुई दिख रही है। जो लोग हैं वो अब आसानी से वहां पर घूम सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, और वहां के लोग चारों खुश हैं। वो खुद कहते हैं कि हम खुश हैं जिस तरह से विकास हो रहा है, और जिस तरह से धारा 370 को हटा दिया है, अब हमें डर नहीं है, दहशत नहीं है, हम आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं वहां पर। बिल्कुल। सबसे अहम चीज है कि लोगों को ये है कि जिसे देश की जन्नत कहा जाता है, अब वहां पर जमीन खरीद सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने सिखों के हित में काम किया है, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। दैनिक जागरण समेत कई अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है। बिल्कुल। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जसमीत सिंह नोनी, हरजीत सिंह पप्पा, भूपिंदर सिंह गिन्नी, अमनजोत सिंह सहित कई सिख नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत भी किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सिखों ने प्रहरी के रूप में देश की सेवा की है, और ऐसा करते भी हैं। तो देश की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, और हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया है। सिखों के बीजेपी में शामिल होना गौरव की बात है। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। सिखों के शामिल होने से काम और मजबूती से होगा। तो सभी पार्टियां विभिन्न धर्मों को जोड़ने के लिए झूठे वादे करती है। बीजेपी सिखों के हित में काम करती है। आप देख सकते हैं, इसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है। देखिए, कई अखबार हैं जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। मोदी सरकार ने सिखों के हित में काम किया है, आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये इसका हेडलाइन है, और यहाँ से आप इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष ये कहते हैं कि काफ़ी कुछ किया गया है। सिखों ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए हमेशा काम आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। सिखों के पार्टी में शामिल होने से काम मजबूती से होगा। तो देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिख समुदाय ने भारत के लिए किस तरह से बलिदान दिया है। आप देखते हैं, जब भी जंग होती हैं या फिर युद्ध हुए, तब तक सिख समुदाय ने, आप कह सकते हैं कि फ्रंट रो में आकर, सिख समुदाय क्या, हमारे पूरे देश की सेना ने ही देश का मनोबल हमेशा बढ़ाया। और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष ये जिक्र करते हैं कि सिख समुदाय ने देश के लिए हमेशा से बलिदान दिया है। बिल्कुल। और ऐसा देखने में भी आया है, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि एक सिख ही हैं जो अपने धर्म को कहीं भी हिलने नहीं दे रहे हैं, और जो हिंदुत्व है, जो हिंदू धर्म है, उसको पुरजोर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। और आप देखती होंगी कि इस भावना से जो हम विदेशों में भी गुरुद्वारे देखते हैं, तो वहाँ पर भी जो उनका एक अलग तरीका होता है, जो एक सभ्यता है, वो लगातार बरकरार है। और दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी में शामिल होने के लिए जो सिख नेता हैं, उनका आभार भी व्यक्त किया जा रहा है, और जेपी नड्डा उन्हें बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। वहीं इसको लेकर साथ ही वो ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि बीजेपी सिखों के लिए भी काम करती है, और सिख जिस तरह से देश के लिए बलिदान करते हैं, या पूर्व के इतिहास में भी अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बहादुरी है वो काबिल तारीफ रही है। देश पर मर मिटने का जो जज्बा है वो अलग तौर पर उनमें दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात होगी अमेठी की और साथ ही रायबरेली की। तो अमेठी से ही उतरेंगे राहुल, रायबरेली से प्रियंका गांधी। ये खबर जो है दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से दिखाया है, और मैं इस खबर को निकाल चुकी हूँ। देखिए, ये है वो खबर। कल सीसी की बैठक चली है, और इसमें आप समझिए कि ये जो खबर है ये बेहद अहम हो जाती है। अमेठी से ही उतरेंगे राहुल और रायबरेली से प्रियंका।
सीसी की बैठक में इस बात पर देखिए पुरजोर तरीके से चर्चा की गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी से ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए और प्रियंका को रायबरेली से उतारने की इच्छा जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाई गई है। लेकिन अंतिम फैसला इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल। और ये देखिए कि जिस तरह से चारुल कल हम लगातार इस खबर को अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, सीसी की बैठक चल रही थी, काफ़ी गहमा गहमी थी उस वक्त और जो मेन सीट थी वो थी अमेठी और रायबरेली की। तो ये जो दो सीट थी वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है और कांग्रेस का हमेशा से गढ़ भी रही है। तो ऐसे में अब मंथन हो रहा है क्योंकि अमेठी सीट अब बीजेपी के पास है, तो लगातार ये चर्चा हो रही है कि राहुल फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम ये देख रहे थे कि जो लगातार ये बात की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि अमेठी से हमेशा अपनी सीट को बरकरार रखा है, बचा के रखा है, तो क्या अब ऐसा हुआ कि अगर वहाँ से जीते नहीं हैं तो क्या अब अमेठी को भूल जाएगी कांग्रेस? तो ये एक मैसेज यहाँ पर गलत जा रहा है लोगों के बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जब लोगों के बीच पहुँचती हैं तो वो अब वहाँ की बेटी बन चुकी हैं और ऐसे में साफ तौर पर वो कांग्रेस पर निशाना साधती भी रही हैं कि अब अमेठी से अगर वास्ता नहीं रहा है कांग्रेस का तो क्या इस तरफ देखेंगे भी नहीं, तो शायद ये मंथन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए कि जो रॉबर्ट वाड्रा वो लगातार अपने बैनर पोस्टर चिपकवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहाँ से प्रतिनिधि बनूं। तो ये जिस तरह से अब इस मंथन हो रहा है इसका अब सारा जिम्मा जो है वो खड़गे उठाएंगे, क्योंकि वो साफ तौर पर ये फैसला लेंगे। बिल्कुल, देखिए हम इस खबर को दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस सीसी डिसाइड्स टू लीव कॉल ऑन अमेठी एंड रायबरेली टू खड़गे। तो कल सीसी की बैठक हुई है और ऐसे में अंतिम फैसला जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन पर छोड़ा गया है इस बात के लिए कि अमेठी हो या फिर रायबरेली हो, इस पर अब अंतिम फैसला जो है वो खड़गे लेंगे। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो ये चाहते हैं कि अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे और प्रियंका गांधी कहां से हो, रायबरेली से। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी को देखिए अमेठी से शिकस्त मिली थी और स्मृति ईरानी की जीत हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि वायनाड से तो वो चुनावी मैदान में है ही, लेकिन अगर हम बात कर ले एक बार फिर से क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि इस पर जो अंतिम फैसला है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है, रायबरेली के लिए भी और अमेठी के लिए भी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाएगा, लेकिन चर्चा लगातार यही चल रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या फैसला निकल कर आएगा सबकी नजरें इस पर हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी खबरें यहाँ पर प्रमुखता से अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। बता दें आपको कि अगली खबर है प्याज किसानों से जुड़ी हुई। प्याज किसानों की अनदेखी कर रही है केंद्र सरकार, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। तो आपको बता दें कि प्याज किसानों की अनदेखी केंद्र सरकार कर रही है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और इस विषय को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया। ये आप देख सकते हैं, प्याज किसानों की अनदेखी कर रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप अब केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कि काफी नुकसान इन किसानों का हुआ है और उनकी तरफ ना तो केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, ना ही उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार किसान परेशान हैं देश में और ऐसे में प्याज किसानों का जिक्र करती हुई कांग्रेस दिखाई दी है। तो उन्होंने कहा कि जीते तो बनाएंगे महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए नीति। जिस तरह से परेशानी इन किसानों की बढ़ती जा रही है और यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए नीति बनाएंगे, यानी ऐसा कानून या ऐसी नीति लागू करेंगे जिससे कि इन किसानों को लाभ हो। क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि जो प्याज किसान हैं वो कहीं ना कहीं घाटे में रहते हैं या उनके लिए जो नीति लागू होनी चाहिए वो अब तक लागू नहीं हो पाई है।
बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि किसानों के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी जो हैं वो चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन का आपको याद होगा कि किस तरह से वो एक मौका ढूंढते हैं कि किसानों को अपने पक्ष में कर सकें। और खासकर आप देखिए अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है और ऐसे में राहुल गांधी ये चाहते हैं कि किसानों का जो वोट है वो मिल सके। और देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हैं। और कांग्रेस के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र की जनसभा के मद्देनजर उनसे कई सारे सवाल भी पूछे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोल्हापुर में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को क्यों खतरे में डाला है। परिस्थिति की स्वरूप में संवेदनशील क्षेत्रों में लाल श्रेणी और मोडानी प्रोजेक्ट्स को क्यों मंजूरी दी गई है। सिर्फ गुजरात के सफेद प्याज से ही निर्यात प्रतिबंध क्यों हटाया गया है, ऐसा कहकर जयराम रमेश ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल किए हैं। देखिए प्रधानमंत्री या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से विपक्ष को घेर रही है, ऐसे में कोई भी कोर कसर विपक्ष भी छोड़ना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री भले ही ये जिक्र कर लें कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है, आय दुगनी की है, बिजली की आपूर्ति 24 घंटे होती है, ये सब कुछ जो भी जिक्र कर लें, मैनिफेस्टो में जिक्र कर लें, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष हर एक लूप होल ढूंढ रहा है जिसके जरिए वो बीजेपी पर निशाना साध सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच से चुनौती देने का काम भी विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए कि किसी भी तरह से जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। हालांकि अब तक हम देख रहे थे जो भाषण हो रहे थे वो सनातन पर हो रहे थे, मीट पर हो रहे थे, मांस मछली पर हो रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है और किसानों की जो समस्याएं हैं वो उठाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। खासतौर से महाराष्ट्र के किसानों की बात की गई है। प्याज किसानों के लिए जो नीतियाँ अब तक नहीं बनी है, तो ये वादा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उन्हें एक नीति बनाकर दी जाएगी, उनके लिए लाभ की व्यवस्था कैसे हो ये सोचा जाएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि ये आप समझिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि मुद्दे भी उठाए जाते हैं, धर्म की बात भी की जाती है, लेकिन कोई पार्टी ये नहीं चाहती है कि उन पर धर्म की राजनीति करने का टैग लगे। हालांकि करते सब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र में अगली सरकार इंडिया ब्लॉक बनाएगी। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और कल पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में अगली सरकार इंडिया ब्लॉक बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं और हम लोग लगातार सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, गरीबों की स्थिति की बात हो। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2 चरणों का मतदान संपन्न होने की बात कही और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और यही कारण है कि अब पुराने किसी भी बयान को निकाल कर कुछ से कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस खबर को प्रमुखता दी गई है द हिंदू में। यहाँ पर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि इंडिया ब्लॉक विल फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट एट द सेंटर असर्ट्स तेजस्वी। तो तेजस्वी साफ तौर पर ये भरोसा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की अगली सरकार बनेगी। तो पूरी तरह से आश्वस्त है तेजस्वी। हालांकि चारुल ये देखिए कि लगातार आरोप ये लगते रहे हैं एनडीए गठबंधन पर कि ये लोग तो सीट शेयरिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, बयान इनके अलग अलग हो जाते हैं और ममता बनर्जी कुछ और कहती हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ इनकी राहें बिखरी हुई हैं, लेकिन तेजस्वी आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसे दावे जो हैं वो लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, आपको याद होगा नीतीश कुमार ने जब वापस एनडीए का साथ चुन लिया था, राहें बदल ली थी। अब ऐसे में तब भी उन्होंने कहा था कि हमने तो रोजगार का बात किया था, हमने तो रोजगार की बात की थी, रोजगार का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जो है वो छुटक गए। अब ये साफ तौर पर जिस तरह हम और आप जिक्र भी कर रहे थे, बीजेपी पर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। धर्म की राजनीति के साथ साथ विपक्ष ये कह रहा है कि हम मुद्दों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के रोजगारी के लिए बात कर रहे हैं, हम स्कूल्स बनाने की बातें कर रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो है वो डिप्रेशन में आ चुके हैं क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है वो मुद्दों की बात कर रहा है और ऐसे में बीजेपी पर, एनडीए पर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने का आरोप लग रहा है। बिल्कुल चारुल, और ये देखिए कि अब ये भी दिख रहा है कि जो इंडी गठबंधन के कुछ लोग हैं वो साथ हमें दिख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। हालांकि जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे चारुल, जब मैंने गाजियाबाद को कवर किया था उस दौरान मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर राहुल गांधी अखिलेश आए लेकिन हमसे नहीं मिले, आकर एक ही इलाके में गए और वहां से ही
बाहर निकल लिया। आप ये देखिए, जनता के बीच आप अपनी एक पैठ बनाने की कोशिश करते हैं, जनसंवाद करने की कोशिश करते हैं, जनता आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि आप जहां पर मंच सजा होता है वहां पर आते हैं, बाकी लोगों से आपका कोई वास्ता होता नहीं है और शायद यही नाराजगी भी रहती है जिसके चलते जो इंडी गठबंधन है वो थोड़ा पीछे खिसक रहा है कि जो उनके नेता हैं वो सिर्फ अब एसी रूम्स में बैठे रहते हैं या निकलते हैं तो कुछ दायरे तक ही निकलते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस दायरे के बाहर भी बाकी जनता है जो उनका इंतजार कर रही है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने जिक्र भी किया कि क्योंकि आपको याद होगा कि अभी दूसरे चरण के मतदान के दौरान वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है। ऐसे में जो नेताओं को सुनने के लिए रैलियों में पहुंचती है भीड़ या फिर जनता, वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो बनना चाहिए जनता के बीच और नेताओं के बीच, वो बनता नजर नहीं आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन भी देखिए तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन अगर जनता ही अपने नेता से इम्प्रेस नहीं होगी या उनके दावों पर, उनकी बातों पर, उनके वादों पर यकीन नहीं करेगी तो आखिर पोलिंग बूथ पर कैसे पहुंचेगी? अब ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का हमने क्योंकि जिक्र किया तो उन्होंने भी ये कहा कि मुद्दों की बात करते हैं, बीजेपी धर्म की बात करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और संदेश खाली की बात कर लेते हैं जहां पर हथियार बरामदगी को लेकर ममता ने सीबीआई की आलोचना की है और हिंदू में इसे प्रमुखता से छापा गया है। तो भारतीय केंद्रीय ब्यूरो द्वारा संदेश खाली से भारी मात्रा में यहां पर हथियारों का जखीरा मिला है। तो साफ तौर पर अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसे लेकर बयान भी दे रही हैं और इस खबर को जगह दी गई है द हिंदू में। क्या कहा है? शनिवार को छापेमारी के संबंध में संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि बरामद वस्तुएं केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा लाई गई होंगी। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विवादों में रहे संदेश खाली से विदेशी हथियारों की जब्त लोकसभा चुनाव बहुत के बड़ा आरोप राज्य में एक राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरी है। बिल्कुल बिल्कुल चारुल, और ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना दिया गया है। खुद सीएम ममता बनर्जी ऐसी बातें कह सकती है, ये भी कहीं ना कहीं हैरान कर रही है। आइटम सीज इन संदेश खाली माइट हैव बीन ब्रॉट बाय सीबीआई, यानी साफ तौर पर सीबीआई पर भी आपने आरोप लगा दिया है कि जो यहाँ पर हथियारों का जखीरा मिला है या जो कुछ दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिली है वो सीबीआई खुद लेकर आई होगी। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और सीएम ममता बनर्जी इस तरह के आरोप लगा रही हैं, यानी कि सीबीआई पर ही सीधे तौर पर निशाना उन्होंने साध दिया है। अब इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या होगी कि आप किसी आरोपी को बचाने के लिए किस कदर तक जा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए संदेश खाली से विदेशी हथियारों का जो जखीरा मिला है, एक राजनीतिक मुद्दा तो बन ही गया था संदेश खाली का। पहले एक बार फिर से ममता बनर्जी ने निशाना साधा और कहा कि अगर बंगाल में पटाखा चलता है तो एनआईए, सीबीआई ये एजेंसियां जांच करने आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध चल रहा हो बंगाल में, राज्य पुलिस को तो यानी इन्हें पटाखे लग रहे हैं। ममता बनर्जी इन्हें पटाखे कहती हैं जो विदेशी हथियार यहाँ से जब्त किए गए हैं। निशाना तो साधना ही है कैसे ना कैसे, और इसीलिए देखिए यहाँ तो हथियारों का जखीरा मिला है, लेकिन आप वो दौर याद करिए संदेश खाली में जब महिलाएं सामने से आकर कह रही थी कि उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, उन्होंने आप बीती जब बताई थी उस पर भी ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की साजिश है, दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप सोचिए कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है कि आप एक आरोपी को क्यों बचा रहे हैं, आरोपी से सरेंडर कराइए। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में है महिलाओं की कि महिलाएं खुलकर आप बीती तो बताती है, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री वो दर्द नहीं समझ पाती। ये भी देखिए कि इस बार जो सत्ता परिवर्तन है उसके पूरे संकेत पश्चिम बंगाल में ही मिल रहे हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर होती है और कुछ तो ऐसी बात है, खासतौर से संदेश खाली का ये बड़ा मुद्दा जो रहा है, इसको लेकर अब जो जनता है वो बदलाव चाहती है और पश्चिम बंगाल के लोग काफी एजुकेटेड है, वो समझते हैं कौन सी सरकार उनके हित में काम करेगी और कौन सी सरकार उनका शोषण कर रही है। खासतौर से ममता बनर्जी का जो रवैया है वो ज्यादातर लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, देखिए और इसीलिए संदेश खाली के मुद्दे को ही बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावी दौर में कैश करने की कोशिशें की थी। नेता जो है वो संदेश खाली पहुंचे थे, शाजा शेख जो कि टीएमसी का नेता है जिस पर ये सारे आरोप लगे थे, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसीलिए देखिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाहे आप तमिलनाडु का जिक्र कर लें, आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, यहाँ से जो नतीजे आएंगे इस बार 4 जून को वो हैरान करने वाले होंगे यहाँ पर, यानी बीजेपी कमाल करती नजर आने वाली है। क्योंकि तमिलनाडु का मुद्दा भी बहुत
अच्छी तरह से बीजेपी द्वारा उठाया गया था। संदेश खाली में महिलाओं से जिस तरह से बातचीत की गई, यहाँ तक कि एक महिला कैंडिडेट को भी, मतलब एक महिला उम्मीदवार भी बनाई गई है संदेश खाली से, जिसे पीड़ित बताया गया था। तो ऐसे में बीजेपी ने जख्मों पर मरहम लगाने की हर कोशिश की है। बिल्कुल। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शेर है अरविंद, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, ये सुनीता केजरीवाल कह रही हैं और हिंदुस्तान टाइम्स की पेज नंबर 3 पर इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो साफ तौर पर सुनीता केजरीवाल काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, जाहिर सी बात है पत्नी हैं तो साथ ज़रूर देंगी, और कह रही हैं शेर है अरविंद, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता है, सुनीता केजरीवाल का ये बयान। और ये देखिए, कल उनका रोड शो रहा पूर्वी दिल्ली में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरी थी मैदान में, और उसी दौरान इन्होंने ये बात कही है। तो अरविंद केजरीवाल को शेर कहती हुई नजर आई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, और अब उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। तो आप ये देखिए किस तरह से लगातार वो अब इस बड़े जिम्मे को बखूबी जो जिम्मा है उनके ऊपर आया है, उसको, जिम्मेदारी को निभाना चाहती हैं। और ऐसे में सुनीता केजरीवाल रोड शो करती हुई नजर आई पूर्वी दिल्ली में, और यहाँ पर लोगों का समर्थन उन्हें कैसा मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जो न्यूज़ इंडिया की टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी, और हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के वो जुटे हुए थे रोड शो में, और कहीं ना कहीं महिलाएं खास तौर पर चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये खबर जो है इसे प्रमुखता से छापा गया है, ईडी एक्शन इलीगल असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, केजरीवाल टेल सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे हेडलाइन थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, लेकिन खबर यही है कि देखिए हमारे देश में आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल जो कि जेल पहुंच चुके हैं, लगातार उनकी हिरासत जो है वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी भी मुद्दा यही चल रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ठीक है या फिर नहीं है। यानी उनके मामले पर तो आगे ही बातचीत होगी, पहले तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक है या फिर नहीं। अब चलिए अगर हम बात कर लें सुनीता केजरीवाल की, तो आपको याद होगा कि लगातार उन्होंने अरविंद केजरीवाल के संदेश पढ़े थे और ये बताया था कि जो दिल्ली की जनता है उसकी कितनी परवाह है। यानी जेल में है अरविंद केजरीवाल, लेकिन जेल में होने के बावजूद परवाह कर रहे हैं दिल्ली की जनता की, और ये भी बताती हैं कि वो जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन इस बीच अब ये कहा जा सकता है कि सुनीता केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हो गई है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की जो बैठक हो रही है, मंच जो उसमें साझा कर रही हैं सुनीता केजरीवाल, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी के बराबर में बैठी हुई नजर आई थी। यानी ये कहा जा सकता है कि राजनीति में धीरे धीरे एंट्री जो है वो हो गई है और अब वो आगे बढ़ रही हैं, और इसीलिए रैलियों में भी जा रही हैं सुनीता केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल को किस तरह से फिक्र है, कितनी परवाह है दिल्ली की जनता की, इसका जिक्र वो कर रही हैं, और आम आदमी पार्टी खुलकर इस मुद्दे पर आगे आ रही है। अब सोचने वाली बात ये होगी कि क्या आम आदमी पार्टी को वो सिंपैथी वोट मिल पाएगा जिसके लिए सुनीता केजरीवाल राजनीतिक मैदान में उतरी है। और चारों ये देखिए सिंपैथी वोट की बात तो आप कर रही हैं एक तरह से, लेकिन कुछ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरे दलों की तरफ से, कि क्या इस पार्टी में सुनीता केजरीवाल को अगर आप अरविंद केजरीवाल की जगह सीएम का पद देते हैं तो ये कितना सही हो सकता है। और साफ तौर पर ये जो बात की जा रही है कि सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रही हैं, लाइमलाइट में वो दिख रही हैं, और एक तरह से अब वो राजनीति में कदम रख चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की जगह ले सके। और परिवारवाद को लेकर तो हमेशा निशाना साध रहे हैं बीजेपी के नेता, तो ऐसे में ये मुद्दा भी अब परिवारवाद की तरफ होता हुआ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि उनके परिवार के अलावा कोई और सीएम बने। बिल्कुल, देखिए स्थिति आपको याद होगी जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने वाली थी और प्रमुखता से ये खबरें थी कि कल्पना सोरेन उनकी जगह गद्दी संभालेंगी, लेकिन पार्टी से जब बातचीत की गई तो एक मत राय नहीं निकलकर सामने आई थी। इसलिए शायद ये मान लिया जा रहा है कि अगर सुनीता केजरीवाल का नाम आगे जाता है तो पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, क्या पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो इस बात पर सहमत हो पाएंगे या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ये तो है कि राजनीति में एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और कौन सी खबरों को प्रमुखता दी गई है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। मुख्यमंत्री के जेल में रहने तक टल सकता है मेयर का चुनाव, अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता दी गई है, पेज नंबर 4 पर इसे प्रमुखता दी गई है। तो मुख्यमंत्री के जेल में रहने तक टल सकता है मेयर का चुनाव, ये कहा जा रहा है कि जब तक सीएम केजरीवाल जेल में रहेंगे तब तक मेयर का चुनाव टल सकता है। और इस खबर को अगर हम यूँ समझे कि एक बार फिर से
सीएम ही सब कुछ करते हैं, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ही सब करता धरता है, जो ये आरोप लग रहे हैं वो लगभग सही माने जाएं कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने तक मेयर चुनाव नहीं होगा। अगर वो जेल में रहेंगे उसके बाद ही ये तय होगा जब वो बाहर आते हैं कि किस तरह से चुनाव कराया जाएगा। तो साफ तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ऐसे में मेयर चुनाव को टालने की बात कही जा रही है। साफ कर दिया गया है पार्टी की तरफ से कि अगर वो जेल में रहते हैं तो तब तक ये मेयर का चुनाव बिल्कुल, नहीं देखिए हो सबसे पाएगा। अहम चीज है कि पीठासीन अधिकारी नामित करने का अधिकार भले ही एलजी के पास हो, लेकिन किसे ऐसे में नॉमिनेट करना है, कौन होगा पीठासीन अधिकारी, इसके लिए सीएम का सुझाव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए बहुत सारी वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि फिलहाल जो दिल्ली मेयर का चुनाव है वो टल सकता है। सीएम के जेल में होने से दिल्ली के जो मुख्य सचिव को संबंधित फाइलें एलजी कार्यालय को भेजनी पड़ी थी। ऐसे में नामित नहीं होने के कारण 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। बिल्कुल, और अब इससे टालने की बात भी कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी जब तक सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं तब तक मेयर चुनाव नहीं कराया जाएगा, ये साफ हो गया है। और एक बार फिर से उम्मीद काफी ज्यादा है चारुल की सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द ही बाहर निकलेंगे। हालांकि वो लगातार याचिकाएं डालते हैं और याचिकाएं खारिज होती पार्टी है। को है, अभी तो उम्मीदों के सहारे जी रही है आम आदमी पार्टी। बाकी कोर्ट इस हक में फैसला लेता है या नहीं ये तो कोर्ट जाने। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये सवाल भी उठते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गए, उनको इतना लंबा वक्त लग गया, संजय सिंह गए, वो काफी लंबा समय लगा कर आए, तो अरविंद केजरीवाल कैसे, क्योंकि जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो ऐसे हाई प्रोफाइल नेताओं पर ये लगता है कि आप साक्ष्यों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इसलिए कोर्ट ये परमिशन नहीं देता है कि बाहर आकर कहीं ऐसा ना हो कि सबूतों के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज ये भी है ना कि जेल से सरकार तो चल सकती है लेकिन जेल से मेयर चुनाव नहीं हो सकता। यानी मुख्यमंत्री अपने जो संदेश है उन्हें भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी किसे बनाया जाना है ये तय जेल से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विडंबना यही है इस देश की कि जब बात विकास की होती है, क्योंकि अब देखिए अगर मेयर चुनाव टल जाएगा तो फिर आखिर दिल्ली में विकास कैसे होगा, ये जो चीजें हैं, जो काम होते हैं वो कैसे हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जारी नहीं कर पाए घोषणा पत्र। केवल दिल्ली के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाए। तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जारी नहीं कर पाए घोषणा पत्र। तो बीजेपी, आप और कांग्रेस जारी नहीं कर पाए घोषणा पत्र। अमर उजाला में यह खबर दी गई है, केवल दिल्ली के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाए हैं। ऐसा कहा गया है इस खबर में कि जो दिल्ली के विकास की बात होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हो पाई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस घोषणा पत्र को जारी नहीं कर पाए। हालांकि ये देखा जाए तो ये बात कही जा रही थी चारुल कि जब इनका मैनिफेस्टो जारी हो रहा था कि हम दिल्ली के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो जारी करेंगे, यानी दिल्ली के लिए कोई स्पेशल घोषणा पत्र होगा जिसे अब शायद नजरअंदाज कर दिया गया है। बिल्कुल, अब देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकने से पहले ये कहा गया था बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से कि दिल्ली के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसीलिए अब इस बात को लेकर निशाना साधा जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि ओवरऑल यानी देश के लिए तो मैनिफेस्टो इन पार्टियों की ओर से जारी किया गया था, लेकिन आखिर दिल्ली के लिए जो बातें कही गई थी उन पर फोकस क्यों नहीं किया गया। देखिए बीजेपी तो ये कोशिशों में है कि एक एक राज्य पर फोकस कर लिया जाए और खासकर दिल्ली पर इसलिए फोकस है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी जेल में है, तो दिल्ली की जो जनता है उसे कैसे प्रभावित करना है ये जरूर कोशिशें की जाएंगी बीजेपी की ओर से। और आम आदमी पार्टी का देखिए इस वक्त पूरा फोकस किस पे है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन इसमें कितनी कारगर साबित होगी और बीजेपी इस मौके को जरूर भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में बीजेपी पर ही सवाल बिल्कुल उठा है कि चारुल, आखिर मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी किया गया। बिल्कुल, और ये देखिए जब किसी पार्टी का एक ही नेता होता है और वही सर्वे सर्वा होता है तब ऐसे हालात बन जाते हैं। अब ये देखिए कि अगर यहाँ से अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो क्या पार्टी में कोई उनके जैसा दूसरा नेता नहीं है जो बाकी चीजों को हैंडल कर ले, जो दिल्ली के विकास के लिए आगे कुछ कार्रवाई करे। तो अब
कांग्रेस की ओर से भी अभी कहा गया था 28 फरवरी को कि दिल्ली के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसको लेकर ही निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, और ये समझें कि कांग्रेस तो फिलहाल चुनाव प्रचार में लगी हुई है, क्योंकि अब वो भी एक टास्क बन चुका है। जिस तरह से बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, एक एक दिन में जो उनके स्टार प्रचारक हैं 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, यही कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती बना हुआ है, इंडी गठबंधन के लिए, कि आखिर किस तरह से इतनी चुनाव सभाएं की जाए और इतना लोगों के बीच पहुंचा जाए। जो बीजेपी जिस तरह से लगातार घूम रही है, आप देख सकते हैं, एक फेज खत्म होता है, उसी दिन दूसरे फेज की तैयारी शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी में 7 लाख मतदाता बढ़े हैं, युवाओं की संख्या घटी है। इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से छापा है। आपके पास अमर उजाला का अखबार है और आप हमारे दर्शकों को दिखाएं इस खबर को, क्योंकि बेहद अहम ये खबर और इसे प्रमुखता से छापा गया है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में 18 से 49 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 1.05 करोड़ थी, जो इस बार 1.04 करोड़ है। वहीं 50 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में 4.65% तक बढ़ी है। राजधानी में बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या 7 लाख से अधिक बढ़ी है, लेकिन इस बार 18 से 49 वर्षों तक के मतदाताओं की संख्या 4.64% में कमी आई है। लोकसभा चुनाव में 18 से 49 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 1.05 करोड़ थी, जो इस बार 1.04 करोड़ है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में 4.65% तक बढ़ गई है। यानी मतदाताओं की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन युवाओं की संख्या घट गई है। ऐसा कुल मिलाकर इस खबर के जरिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, और राजधानी में 7 लाख मतदाता बढ़े हैं, युवाओं की संख्या घटती हुई दिख रही है, और साफ तौर पर ये समझा जाए कि यहाँ पर किस तरह से अब मतदान होगा, क्योंकि जो युवा वोटर्स हैं उनकी संख्या घटी है और राजधानी में 7 लाख मतदाता बढ़े हैं। अब ये मतदाता क्या यहीं के रेजिडेंट हैं या बाहर से आए हैं और यहाँ से उन्होंने अपना मतपत्र बनवाया है, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार इसका असर पड़ता है। अगर वोटर्स की संख्या बढ़ती है तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा मतदान होगा। और दूसरा ये कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं उनमें एक अलग जोश होता है अपनी सरकार को चुनने का, लेकिन यहाँ पर अगर युवाओं की संख्या घटने की बात कही जा रही है तो शायद इसका बड़ा असर भी इन पर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए देश की सरकार चुनने का मौका है और ऐसे में युवाओं के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपने देश की सरकार को चुन सकें। और देखिए, युवाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो धर्म की राजनीति से हटकर या नेताओं की बयानबाजी से हटकर एक ऐसी सरकार चुनते हैं जो उनके देश का विकास कर सके और खासकर युवाओं के लिए कुछ कर सके। ऐसे में ये आंकड़ा जो है ये बताता है कि युवाओं की संख्या तो घट चुकी है, लेकिन मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जो एक संदेश जो है या एक संकेत जो है वो एक बड़ा संकेत है। क्योंकि राजधानी दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ये वो जगह है जहाँ पर देश का कानून बनता है, यहाँ पर पार्लियामेंट है और यहीं पर पूरा कैबिनेट जो है वो बैठता है। इस लिहाज से बहुत जरूरी हो जाते हैं ये स्ट्रैटेजिक आंकड़े जो आते हैं। बिल्कुल, तो आज हमने अपने दर्शकों को बताया कि कौन सी जो सुर्खियां हैं वो अखबारों पर छाई हुई हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।